नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे स्वागत है। यहाँ आप लोग बढ़िया बढ़िया से सवाल पढ़ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चैप्टर पढ़ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में हम पढ़ रहे हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, सवाल हो गया। अब हम देखेंगे कूलाम का नियम जो है वो, और जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो, इन दोनों में थोड़ा सा सिमिलरिटी देखेंगे, क्या सिमिलरिटी है, प्लस इन दोनों में डिफरेंस क्या है जय देखेंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? आओ तो देखो ध्यान से। कूलॉम्स, जो कूलॉम्स लॉ है, और इधर क्या है, ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, फोर्स या लॉ, फोर्स ही बोल दो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक चार्ज होता है Q1, एक दूसरा चार्ज होता है Q2। चार्ज Q1, चार्ज Q2, दोनों चार्ज हैं, इनके बीच R डिस्टेंस है भैया। जो डिस्टेंस नापते हैं, मेजर करते हैं, सेंटर से नापते हैं। तो यहाँ से जो फोर्स आएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इतनी इंक डाला है फिर भी नहीं चल रहा है, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। यहाँ पे एक मास है M1, एक दूसरा मास है M2, इन दोनों के बीच भी डिस्टेंस है R। यहाँ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा Fg, G M1 M2 बाई R स्क्वायर। ठीक है ना भैया? ये है, दोनों फोर्स हैं, दोनों में R स्क्वायर आ रहा है, दोनों में जो डिस्टेंस होती है वो सेंटर से मापते हैं। तो पहले तो यही बात हो गई, दोनों क्या हैं, दोनों ही सेंट्रल फोर्स हैं। क्या है? सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल हैं। अगर आप वैद्युत बल की बात करेंगे या गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे तो दोनों केंद्रीय बल हैं। सिमिलरिटी देख लेते हैं पहले, क्या देखेंगे? सिमिलरिटी समानता है कि सेंट्रल फोर्स है। ये भैया क्या है? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का है भैया, क्योंकि जो डिस्टेंस इनके बीच की मेजर की जाती है वो इनके सेंटर से सेंटर मेजर की जाती है, और इसमें भी सेंटर से सेंटर मेजर की जाती है। और दूसरी बात, जो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के ही अलोंग होती है। मतलब सेंटर से गुजरने वाली लाइन के ही अलोंग जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, इसलिए इनको हम सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? केंद्रीय बल। दूसरी बात क्या है? यूनिवर्स स्क्वायर लॉ को ये भी फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये भी फॉलो करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन ये भी करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब भैया इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो सिमिलरिटी दोनों में यही है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ है और दोनों ही सेंट्रल फोर्स है। मतलब व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते
व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते, ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते, ठीक है ना भैया। एक चीज़ और देखो ध्यान से, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट के है और यहाँ पर भी एक कांस्टेंट जी है, ठीक है ना भैया। ये जो जी है ये कांस्टेंट है, ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल, मतलब पूरे ब्रह्मांड के लिए जो है जी की वैल्यू वही होती है। यहाँ पे जो के की वैल्यू होती है वो केवल एयर या वैक्यूम के लिए के होती है, बाकी अगर वाटर में है, ग्लास में है, मोम में है तो वो डिफरेंट होगी। इसके बाद हम इसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि डिफरेंट होती है। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नहीं डिपेंड करता है मीडियम पे। ये क्या हुआ, ये डिफरेंस हुआ। ये सिमिलरिटी, दोनों में सिमिलरिटी हुई ना, डिफरेंस इधर लिख देता हूँ, डिफरेंस। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये क्या करता है भैया, स्थिर वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है यार, करती है का है? करता है, करती से ज़्यादा दिख रहा है। दूसरा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। भैया ये मीडियम में डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर हवा में दो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए हैं तो जितना फोर्स लग रहा है वही पानी के अंदर चले जाओगे 5 सेंटीमीटर पे उतना ही फोर्स लगेगा, सरसों के तेल के अंदर चले जाओगे तब भी उतना ही फोर्स लगेगा, मून पे चले जाओगे तब भी उन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी बात कर रहा हूँ उतना ही लगेगा। मंगल ग्रह पे चले जाओगे, ब्रह्मांड के दूसरे छोर पे चले जाओगे, क्षीर सागर में चले जाओगे, कहीं भी चले जाओगे हर जगह यही लगेगा। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 हर जगह है। यहाँ का जो कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू बदलती है, ये केवल किसके लिए है, 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये केवल एयर या वैक्यूम के लिए है, वाटर के लिए अलग है, ग्लास के लिए अलग है, सबके लिए अलग है, तेल के लिए अलग है। यहाँ वाला जो जी है ना ये सबके लिए एक ही है। ये सबके लिए यही है, ठीक है ना भैया। इसलिए क्या है, इसको बोला गया ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। हिंदी इसकी क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। यार तुम करती ही क्यों बार बार बोलती हो, करती है क्यों बोलती हो, करता बोलो। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये एक डिफरेंस हो गया दोनों में। दूसरा डिफरेंस हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, है ना बाबू। जैसे मेरा जो है तुम्हारे साथ हमेशा अट्रैक्शन होगा भैया, तुम्हारे बच्चे हो हैं, तुम्हारा भी मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा कहीं और अट्रैक्शन होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समझ रहे हो ना, ठीक है फिर बहुत बढ़िया। क्या लिख दूं मैं इसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स
is always attractive, is always attractive, but electrostatics force, ये दिख तो रहा है वहाँ पे, छोटा तो नहीं है ज़्यादा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, बहुत है, दोनों प्रकार का है, दोनों प्रकार का है ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे इसकी हिंदी यहाँ नहीं दिखेगी, ऊपर लिख देता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण का बल है, सदैव आकर्षण का बल है, जबकि वैद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों का होता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों का होता है। भैया प्लस प्लस है तो रिपल्सन, माइनस माइनस है तो रिपल्सन, लेकिन प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन। ये जो है, ये जो आपका जो है डिफरेंस हो गया, ये सिमिलरिटी हो गई। हाँ एक और चीज़ है, सिमिलरिटी में है, समानता में है कि ये जो लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होते हैं। किसके लिए? पॉइंट चार्ज, मतलब छोटे आवेश के लिए, ठीक है ना। और ये जो है, ये भी जो है पॉइंट मास के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। पॉइंट मास का मतलब छोटा द्रव्यमान हो। अच्छा बात आती है कि सर जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, वो तो पॉइंट नहीं हुआ ना। तो चंद्रमा और पृथ्वी जो है, ये दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा जब दूरी हो जाती है तो ऑब्जेक्ट छोटे से तो दिखेगा प्रतीत। जब उनके बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, जिस डिस्टेंस के कंपेयर में इसका साइज जो है छोटे, इसका जो मास होगा छोटे तो होगा, लुल्लु ही तो होगा, है ना भैया। इसलिए जो है वहाँ पर भी लागू हो रहा है। मतलब ऐसे अगर आप बोलोगे तो यही बोलोगे कि पॉइंट मास और पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, ठीक है। ओके डन है, डन है। हाँ भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या बोलते हैं? कूलॉम्स लॉ ही तो डिफाइन कर रहे हैं। तो ये क्या होता है भैया? F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखो मेरे बाबू, यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमा मतलब कहाँ नहीं लागू हो सकता। तो पहला देख भैया, कूलॉम्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज है। क्या है? कूलाम का नियम बिंदुवत आवेशों के लिए होता है। कूलाम का नियम बिंदुवत आवेश के लिए वैध है। बिंदुवत आवेश के लिए वैध है, जहाँ बिंदुवत आवेश होगा, ठीक है। अच्छा जैसे बात आ गई बिंदुवत आवेश के लिए तो ये वैध है, लेकिन अगर बहुत बड़ा आवेश आ गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उस पूरे सिस्टम से हम छोटा सा चार्ज उठा लेंगे DQ, और DQ निकालने के बाद उसका फिर इंटीग्रेशन, समाकलन, अवकलन जो करना है वो कर लेंगे, ठीक है। मतलब लागू तो ये पॉइंट के लिए, लेकिन काम इसी से हम सब करेंगे। देखते रहो कैसे हो रहा है, ठीक। दूसरी बात देखो भैया, नाम में क्या रखा है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब हुआ रुका हुआ, रेस्ट। स्थैतिक, ये क्या है भैया? स्थैतिक मतलब रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो रेस्ट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। तो भैया जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, ए बाबू, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब आवेश, वैद्युत आवेश। पहला तो है कि अगर प्लस Q1 भी रेस्ट पे है और प्लस Q2 भी रेस्ट पे है, ये दोनों क्या हैं? दोनों रेस्ट पे हैं, विराम में हैं। दोनों अगर विराम में हैं तो नियम लागू होगा। दोनों अगर विराम में है तो नियम लागू होगा। भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, स्थैतिक शुद्ध हिंदी है, रेस्ट मतलब विराम में हो। अगर आपका दोनों आवेश क्या है? विराम में है। दोनों आवेश विराम में है, तब हम ये नियम लगा सकते हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। ये V2 वेलोसिटी से चल रहा है और ये V1 वेलोसिटी से चल रहा है, तो दोनों चार्ज क्या हो गए? गतिमान हो गए ना। और जैसे ये गतिमान हो जाएंगे, स्टैटिक शब्द तो हट जाएगा ना, इसका मतलब यहाँ पर लागू नहीं होगा। जब दोनों आवेश रुके हुए होंगे तब लागू होगा, जब दोनों आवेश चल रहे होंगे तो लागू नहीं होगा। कुछ भी हो यार, कुछ भी हो, चल तो रहे हैं, वेलोसिटी तो है। अब देखो, अब देखो ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तो कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो चलता है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता है, जिसको नाम दिया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, उसके चलने से इलेक्ट्रॉन चलता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो करंट बनती है, और करंट बनती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। हम तो अभी केवल बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ना, यहाँ पे केवल इलेक्ट्रिक फोर्स है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा वहाँ तो लॉरेंस फोर्स बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? लॉरेंस फोर्स। इस वजह से चाहे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए, चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाए, मतलब ये रुके हुए हों, तब के लिए जो है ये वैलिड है। ठीक है ना भैया? अच्छा, एक चार्ज Q1 है, रेस्ट पर है, और दूसरा चार्ज Q2 है, ये जा रहा है v वेलोसिटी से। एक रेस्ट में है, दूसरा मोशन में है। तो कहते नहीं, चलो यार भागे भूत की लंगोटी सही, नाम सुना होगा ना ऐसा गांव में कहावत। तो एक तो रेस्ट पे है ना, दूसरा जा रहा है, तो इसके बेस पे निकाल लेते हैं। चलो एक तो रुका हुआ है, इसके लिए भी वैलिड है। अगर रेस्ट पे है एक और दूसरा मोशन पे है, तो ये कहते हैं कि हाँ यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेंगे। अच्छा, इस पे किस तरह से वैलिड है? अगर आप लोगों ने 10th में ये पढ़ा हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो एक चार्ज जो है और दूसरे चार्ज को हम कहाँ से लाते हैं? इन्फिनिटी से लाते हैं, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अंतर्गत ही पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल वगैरह सब हम पढ़ते हैं। मतलब अगर एक चार्ज रेस्ट पे है, दूसरा मोशन पे है, तो हम कूलाम्ब्स लॉ को लगा सकते हैं। दोनों रेस्ट पे हैं तो हम कूलाम्ब्स लॉ को लगा सकते हैं, अगर दोनों मोशन में है तो हम कूलाम्ब्स लॉ को नहीं लगा सकते। और ये पॉइंट चार्ज होने चाहिए। बात होती है बहुत बड़े बड़े चार्ज की, तो बड़े बड़े चार्ज में हम इन चार्जों को छोटा छोटा कर लेंगे, आराम से काम हो जाएगा। डन। तो भैया आज हमारा जो है कूलाम्ब लॉ से संबंधित, कूलाम्ब्स लॉ जो है इससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट बनते थे, जितने भी न्यूमेरिकल बनते थे, हमने सबको कंप्लीट कर लिया है, रख लिया है। हम ये नहीं करें हमने सबको कर लिया है, अरे भाई बड़ी बात है ना। कूलाम्ब्स लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन जो टाइप बनते हैं टाइप निपटा दिया है हमने। अब आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, और जिसको कोई डाउट हो वो कमेंट में हमसे पूछता रहे, या तुम लोग हमसे ऐसे ही पूछते रहो। ठीक है।